हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीकॉम सेकेंड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। उसी क्रम में हमने आपके लिए रॉयल्टी अकाउंट की शुरुआत की। ये वो लेसन है जिसकी गारंटी दी जा सकती है कि ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर में आएगा। मतलब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सफलता रॉयल्टी के कंधों पर ही तय होती है। आपने रॉयल्टी में अच्छे अंक हासिल कर लिए, समझो फाइनेंशियल अकाउंट पर फतह हासिल हो गई। तो इसलिए सबसे पहले हमने शुरुआत की रॉयल्टी अकाउंट की, और उसमें भी हमने खदान अधिकार शुल्क के 12 क्वेश्चन आपको करा दिए, और तेल के कुओं के संबंध में भी आप अधिकार शुल्क पढ़ चुके हैं। आज आप ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क पढ़ेंगे। ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, और इस क्वेश्चन में एक विशेष चीज जोड़ी गई है, नजराना। नजराना खाता बनाना आप सीखेंगे। तो आज की ये क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है रॉयल्टी अकाउंट के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को पूरा देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप हमसे एक रेगुलर क्लास पाएंगे, पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क कहते किसे हैं, ये हमने अपने आस पड़ोस में देखा है, बहुत बार देखा है, नोटिस भी किया है। आज मैं उसे एक परिभाषा के रूप में आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति की कोई जमीन हो, और उसने अपनी उस जमीन को किसी ईंट भट्ठा मालिक को दे दिया मिट्टी निकालने के लिए। तो उन्होंने अपनी जमीन ईंट भट्ठा मालिक को दिया मिट्टी निकालने के लिए। वो उस जमीन से मिट्टी निकालेंगे, खुदाई करेंगे, और उस मिट्टी से ईंट बनाकर बेचेंगे। उसके बदले में वो आपको, कुछ लोग तो ईंट ले लेते हैं और कुछ लोग पैसे ले लेते हैं। तो ईंट ले लेना मतलब आप उनसे एक प्रकार से उतना पैसा तय करते हो, उतना ईंट खरीद लेते हो। तो वो आपके लिए ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहलाती है। मतलब हमने अपनी जमीन का प्रयोग स्वयं ना करके उसे भट्ठा मालिक को मिट्टी निकालने के लिए दे दिया। अब वो भट्ठा मालिक हमारी जमीन से मिट्टी की खुदाई करेगा, और हमारी जमीन से वो जितनी मिट्टी की खुदाई करेगा, अपने द्वारा किए गए मिट्टी की खुदाई के प्रति घन फीट के हिसाब से हमको वो रॉयल्टी देगा। ठीक, और उसे हम ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहते हैं, या ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क कहते हैं। फिर से जान लीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई जमीन हो और अपनी जमीन का प्रयोग उसने स्वयं नहीं किया, किसी भट्ठा मालिक को जमीन दे दिया मिट्टी निकालने के लिए कि ये मेरी जमीन है, आप इससे मिट्टी निकालिए, और मिट्टी निकाल के आप जो चाहे वो करिए, हमें एक निश्चित दर से शुल्क दीजिए। तो उस भट्ठा मालिक ने क्या किया, उस मिट्टी से ईंट बनाई, और उसके संदर्भ में इनको
शुल्क दिया तो वही ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क कहलाता है, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहलाता है। नकद पैसे ले लिया तो वो भी, और ईंट ले लिया तो वह भी, उसे हम ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहते हैं। कंफर्म? चलिए, ये इतना हमने जान लिया। हमें आज इस क्वेश्चन में ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी पढ़ना होगा। तो ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी की अपने डेफिनेशन क्लियर कर ली है ना? फिर से जान लो भाई, हम 50 बार आपको बताएंगे। तो हमने ये कहा कि किसी व्यक्ति के अधिकार में कोई जमीन है, उसने अपनी जमीन किसी ईंट भट्ठा मालिक को मिट्टी निकालने के लिए दे दिया। अब वो भट्ठा मालिक उसकी जमीन से मिट्टी निकालेगा, मिट्टी निकालकर उस मिट्टी को ईंट बनाने के काम में लेगा, उससे ईंट बनाएगा और अपने द्वारा निकाली गई मिट्टी पर एक निश्चित दर से हमें शुल्क देगा। वही ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क कहलाता है। अब यहां इस क्वेश्चन में एक चीज जोड़ा गया है, नजराना। नजराना क्या है बेटा? ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, नजराना किसे कहते हैं, और ये किसी क्वेश्चन में जोड़ा जा सकता है। जब ये किसी क्वेश्चन में जोड़ा जाएगा, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा। ये क्वेश्चन से एक अलग ही दिशा में रहेगा, लेकिन आपको खाते बनाने होंगे, उस पर आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए 2 नंबर में आपसे पूछ लिया गया नजराना किसे कहता है। 10 नंबर में भी आ सकता है, नजराना से आप क्या समझते हैं? नजराना की दशा में की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियां बताइए। या केवल 2 नंबर में आ सकता है, नजराना की जर्नल प्रविष्टि बताइए। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस है ना, आपको मैं एक एक टॉपिक बताने की कसम खा के आया हूं कि मैं हर एक टॉपिक आपको बताऊंगा। और ये श्योर है, आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो ना, आप अपनी पढ़ाई सबसे बेहतर लेवल की करते रहोगे। नजराना किसे कहते हैं? कभी कभी भूस्वामी अपने पट्टेदार से अधिकार शुल्क के अतिरिक्त कुछ राशि अग्रिम, सलामी या पगड़ी के रूप में लेता है, उसे ही नजराना कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, कभी कभी भूस्वामी अधिकार शुल्क के अतिरिक्त कुछ राशि अग्रिम, सलामी या पगड़ी के रूप में लेता है, जिसे हम नजराना कहते हैं। बस इतना ही नाम है कि कभी कभी भूस्वामी कुछ राशि अधिकार शुल्क के अतिरिक्त अग्रिम, सलामी या पगड़ी के रूप में लेता है, उसे हम नजराना कहते हैं। और जब नजराना दिया जाता है तो ये शुरुआत में ही दिया जाता है, तो नजराना की पूरी राशि हम डेबिट कर देते हैं। अगर हम पट्टेदार हैं तो नजराना की पूरी राशि हम डेबिट कर देंगे और उतने से हमारे पास से रुपया चला जाएगा, हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। फिर वर्ष के अंत में हम एक निश्चित राशि लाभ हानि खाते से वसूल लेंगे नजराना के लिए, लेकिन कितनी राशि वसूलेंगे वो क्वेश्चन तय करेगा। तो आपने परिभाषा क्या बताई, जानते रहिए, फिर हम तुरंत क्वेश्चन पे आगे बढ़ चलेंगे। जैसे ही आपको इतनी बात क्लियर हो जाए, आप मुझे बताइएगा, हम आगे बढ़ चलेंगे। मैंने क्या कहा? कभी कभी भूस्वामी एक राशि, कभी कभी भूस्वामी अधिकार शुल्क के अतिरिक्त एक राशि निर्धारित करता है, जिसे वो अग्रिम, सलामी या पगड़ी के रूप में लेता है। जिसे वह अग्रिम, सलामी या पगड़ी के रूप में लेता है, उसे ही नजराना कहते हैं। और जब नजराना दिया जाता है तो नजराना पट्टेदार के लिए एक खर्च ही तो है। संपूर्ण नजराने की राशि सबसे सर्वप्रथम हम डेबिट कर देते हैं, और जब नजराना दिया जाएगा तो कैश तत्काल प्रभाव से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि नजराने के रूप में कैश का भुगतान किया जाएगा। और वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में नजराने को डाल दिया जाएगा। लेकिन कितना? जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए पट्टा लिया और 5,000 रुपये नजराना दिया, तो पहले साल पहले दिन नजराना के 5,000 रुपये चले गए, लेकिन वो 5 वर्षों के लिए नजराना दिया है। जब वो 5 वर्षों के लिए नजराना दिया है तो प्रत्येक वर्ष के लिए कितने रुपए नजराना के बने? तो प्रत्येक वर्ष के लिए नजराने के बने कितने रुपए?
1000 रुपये। तुरंत हम 5000 में 5 से भाग कर दिया, मतलब 1 साल का नजराना कितना है? 1000 रुपये। तो आइए हम जानते हैं नजराना की डेफिनेशन। आपने जान लिया कि कभी कभी भूस्वामी एक राशि तय करता है जो अधिकार शुल्क के अतिरिक्त अग्रिम सलामी या पगड़ी के रूप में लेता है, उसे ही हम नजराना कहते हैं। और जब नजराना दिया जाएगा तो नजराना की एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में, या आप कह सकते हो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में। नजराना जब देंगे तो नजराना एक नॉमिनल अकाउंट है, नजराना खर्च होगा तो नजराना अकाउंट डेबिट, और नजराने के रूप में क्या जाएगा? कैश, तो नजराना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना नजराना दिया जाएगा वो डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है? जितना नजराना दिया जाएगा वो पूरा डेबिट कर दिया जाएगा। नजराने की संपूर्ण राशि, मैंने भी यही नियम में बताया कि जब नजराना दिया जाएगा तो नजराने की संपूर्ण राशि डेबिट कर दी जाएगी और कैश क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर प्रत्येक वर्ष के अंत में नजराना खाते को लाभ हानि खाते में भेज देते हैं। प्रत्येक वर्ष, ये प्रथम वर्ष के अंत में है, प्रथम वर्ष के प्रारंभ में। ये प्रथम वर्ष के प्रारंभ में केवल एक एंट्री बनती है, ठीक है? ये तब हम कह सकते हैं जब नजराना की राशि का भुगतान हुआ। नजराना की राशि का भुगतान करने पर, की राशि का भुगतान करने पर यह एंट्री बनती है कि जब नजराना की राशि दी जाती है तब ये एंट्री हमने बनाया था, नजराना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में नजराना को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर, नजराना को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर, ठीक है? तो नजराना को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेंगे तब कैसे एंट्री होगी? तो जब नजराना को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेंगे तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट। लेकिन ये प्रत्येक वर्ष बनेगा। ये एंट्री कितने वर्ष बनेगी? प्रत्येक वर्ष। जैसे मान लीजिए 5 वर्ष के लिए नजराना 5000 रुपये दिया, 5 वर्ष के लिए नजराना कितने रुपए दिया? 5000 रुपये दिया। तो पहले वर्ष जब एंट्री हम बनाएंगे, पहले साल पहले दिन जब नजराना का भुगतान करेंगे तो हम कितने रुपए से बनाएंगे? 5000 से। फिर प्रत्येक वर्ष कितने रुपए लाभ हानि खाते में लिए जाएंगे? 5000 रुपये दिया ना, 5 वर्ष के लिए दिया, मतलब एक वर्ष के लिए कितने रुपए दिया? 1000। तो वर्ष के अंत में हम 1000 रुपये हर साल प्रॉफिट लॉस में डालते जाएंगे नजराना के लिए। तो ये एंट्री कितनी बार बनेगी? एक बार। और ये एंट्री कितनी बार बनेगी? 5 बार प्रत्येक वर्ष के अंत में। मतलब सीधा और साफ है, जिस दिन नजराना का भुगतान किया जाएगा नजराने की संपूर्ण राशि डेबिट कर दी जाएगी और फिर प्रत्येक वर्ष के अंत में नजराने की एक निश्चित राशि लाभ हानि खाते में भेज दी जाएगी, ठीक है? तो आज आपने कितनी बातें जान ली? 2। ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी किसे कहते हैं? कि जब कभी कोई व्यक्ति अपने अधिकार की जमीन का प्रयोग स्वयं ना करे बल्कि उसे किसी भट्ठा मालिक को अपनी जमीन से मिट्टी निकालने के लिए दे दे, तो वो भट्ठा मालिक अपने द्वारा निकाली गई प्रति घन फीट मिट्टी के लिए एक निश्चित दर से जो शुल्क देता है वही शुल्क ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी कहलाता है, या ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क कहलाएगा। चलिए ये जान लिया नजराना किसे कहते हैं, कि जब कभी भूस्वामी अधिकार शुल्क के अतिरिक्त एक राशि तय करता है जिसे हम अग्रिम सलामी या पगड़ी के रूप में निर्धारित करता है, उसे ही नजराना कहते हैं। और जब नजराना दिया जाता है, नजराने का भुगतान होता है, तो नजराना की संपूर्ण राशि डेबिट कर देते हैं, कैश क्रेडिट कर देते हैं। फिर प्रत्येक वर्ष के अंत में नजराने की एक निश्चित राशि लाभ हानि खाते से वसूल ली जाती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना, ये प्रत्येक वर्ष हम बनाते हुए चले जाते हैं। चलिए ये तो थे नजराना का नियम, नजराना की जर्नल एंट्री। अब आज का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। याद रहे नजराना जब क्वेश्चन में होगा तो इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं होगा, इसे हम अलग सॉल्व कर लेंगे,
बाकी जो रॉयल्टी के अभी तक हम नियम पढ़ते चले आए हैं वो अलग। कैसे, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, 1 जनवरी 95 को एक ईंट बनाने वाली कंपनी ने मिट्टी निकालने के लिए श्यामलाल से एक भूमि का टुकड़ा 15 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया और पट्टे की शर्तों के अनुसार वार्षिक अधिकार शुल्क की दर 5 पैसे प्रति 100 घन फीट मिट्टी निकालने पर थी। जब वो 100 घन फीट मिट्टी निकाल लेंगे तो 5 पैसे प्रति टन उनको रॉयल्टी देना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिवर्ष न्यूनतम किराए की राशि 1200 रुपये थी। 1 जनवरी 95 को कंपनी ने श्यामलाल को 3000 रुपये नजराने के दिए। पट्टा कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। मतलब 15 वर्षों के लिए कितने रुपए नजराना दिया गया? 3000। आगे बढ़ जाते हैं। लघुकार्य राशि को भविष्य के वर्षों में अधिकार शुल्क के अधिक से पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता था। लघुकार्य अगर होगी तो उसे हम पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को वार्षिक अधिकार शुल्क की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। क्वेश्चन में एक और विशेष दिक्कत, वार्षिक अधिकार शुल्क का भुगतान कब कर दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को वार्षिक अधिकार शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है। चलिए, ईंट बनाने वाली कंपनी ने निम्न प्रकार से मिट्टी निकाली। कैसे? 1995 में 20 लाख घन फुट, 1996 में 30 लाख घन फुट, 1997 में 18 लाख घन फुट और 1998 में 28 लाख घन फुट। ईंट बनाने वाली कंपनी की पुस्तकों में नजराना खाता, अधिकार शुल्क खाता, लघुकार राशि खाता और श्यामलाल का खाता बनाइए। चलिए, इतनी बातें कही गई हैं। ठीक है, हम एक एक पे आते हैं। कोई एक ईंट बनाने वाली संस्था है, उन्होंने श्यामलाल से, श्यामलाल ये लैंडलॉर्ड का नाम है, ईंट बनाने वाली कोई एक संस्था है, उसका नाम नहीं दिया गया। उसने श्यामलाल से उसकी ज़मीन, उससे श्यामलाल से एक भूमि का टुकड़ा 1 जनवरी 95 को 15 वर्षों के लिए पट्टे पर ले लिया। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 1 जनवरी 95 को एक ईंट बनाने वाली कंपनी ने श्यामलाल से उनकी ज़मीन का एक टुकड़ा 15 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया और ये भी तय कहा कि हम जब उत्पादन करेंगे तो आपको 5 पैसे प्रति घन फीट, तो 5 पैसे मतलब 0.05 प्रति घन फीट आपको रॉयल्टी देंगे। ठीक है, प्रति घन फीट वो रॉयल्टी कितना दें? प्रति 100 घन फीट। जब 100 घन फीट निकालेंगे, प्रति 100 घन फुट पर कितने पैसे रॉयल्टी दी जाएगी? 5 पैसे। अगर वो 100 घन फीट मिट्टी निकाल लेते हैं, अच्छा घन फीट किसे कहा जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर दें, अगर 100 आ जाता है तो उसे घन फीट कहा जाता है। तो यहाँ ये कहा गया कि श्यामलाल की पास कोई एक ज़मीन है, श्यामलाल की ज़मीन का वो टुकड़ा किसी एक पट्टेदार ने 15 वर्षों के लिए मिट्टी निकालने के लिए पट्टे पर ले लिया और इन्होंने ये कहा कि हम आपकी ज़मीन से जितनी मिट्टी निकालेंगे, प्रति 100 घन फीट मिट्टी निकालने पर हम आपको कितने पैसे रॉयल्टी देंगे? 5 पैसे। 100 घन फीट पे 5 पैसे, फिर 100 घन फीट पे 5 पैसे। चलिए, ये भी मान लिया और साथ ही तय किया गया कि प्रतिवर्ष न्यूनतम किराया कितने रुपए तय हुआ? 1200 रुपये मिनिमम रेंट देना है। 1200 रुपये मिनिमम रेंट देना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है नजराना दिया, वो भी कितने रुपए? 3000। नजराना एक साथ दिया गया कितने रुपए? 3000 रुपये नजराना दिया और ये भी कहा है कि अगर कभी कमी होती है तो उस कमी को पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में पूरा करना है, प्रथम 4 वर्षों में ही पूरा कर लेना है।
पहले 4 वर्षों में ही पूरा करना है, उसके बाद नहीं। ठीक है ना, उसके बाद पूरा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने कहा नजराने से प्रश्न से तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो अलग भूमिका रखता है। श्यामलाल के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। श्यामलाल की ज़मीन पट्टे पर किसी ईंट बनाने वाले भट्टे ने ले लिया। उन्होंने 15 वर्ष के लिए 1 जनवरी 95 को पट्टे पर लिया और ये भी कहा कि हम आपकी ज़मीन से मिट्टी निकालेंगे और जितने घन फीट मिट्टी निकालेंगे तो 100 घन फीट के लिए 5 पैसे रॉयल्टी देंगे। रॉयल्टी 5 पैसे प्रति 100 घन फीट तय की गई। न्यूनतम किराया तय किया गया 1200 रुपये और ये भी कहा गया कि अगर कभी शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसे पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में ही पूरा कर सकते हैं। मान लिया। और नजराने के कितने रुपए दिए गए? 3000। अब क्वेश्चन में उत्पादन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल। इलस्ट्रेशन 14 है मेरी बुक में, आप अपनी बुक में मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नई बुक आप लेके आए हैं तो शुरुआत में ही होगा एनालिटिकल टेबल। ठीक, हियर आउटपुट, हियर आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, सरप्लस। ठीक है ना, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, अनरिकूव्ड, अमाउंट पेड। गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 कॉलम बनने चाहिए। ठीक, हियर आउटपुट, आप ये सोच रहे हैं आउटपुट बड़ा है, उसका अमाउंट बड़ा है इसलिए मैंने बना दिख दिया। रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, ये रफ कार्य है मेरे भाई। ठीक, इस पे नंबर नहीं मिलते, मैंने शुरुआत से आपको बता रखा है, लेकिन आप पूरा पूरा लिखिएगा। अमाउंट पेड, कितने वर्षों की सूचना दी गई है? 4 वर्षों की सूचना दी गई है। चलिए हमने टेबल बना ली, बड़ी खूबसूरत टेबल दिख रही होगी हमारी, ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, 4 वर्षों की सूचना है। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, श्यामलाल के पास एक ज़मीन का टुकड़ा था। श्यामलाल ने अपनी ज़मीन मिट्टी खोदने के लिए किसी पट्टेदार को या ईंट बनाने वाली संस्था को 15 वर्ष के लिए 1 जनवरी 95 को दे दिया। रॉयल्टी तय हुई कि 5 पैसे प्रति 100 घन फीट और न्यूनतम किराया तय हुआ 1200 रुपये, और अगर कमी होती है तो उसे पहले 4 वर्षों में ही पूरा करना होगा। अब क्वेश्चन में उत्पादन दिया गया है 1995, 1996, 1997, 1998, 4 वर्षों की सूचना है। कितना? 1995 में 20 लाख घन फीट मिट्टी खोदा है। चलिए 1996 में 30 लाख घन फीट मिट्टी खोदा है। 1997 में 18 लाख घन फीट मिट्टी खोदा है और 1998 में 28 लाख घन फीट मिट्टी खोदा है। और रॉयल्टी कहा है 5 पैसे प्रति 100 घन फीट पे देंगे। पहले 100 घन फीट की खुदाई होगी तो 5 पैसे रॉयल्टी दी जाएगी। तो आप एक काम करिएगा, चूँकि यहाँ प्रति 100 घन फीट पे 5 पैसे हैं तो पहले सब में 100 से भाग कर दीजिए तो वो 100 घन फीट निकल के आ जाएगा और फिर उसमें आप 5 पैसे से गुणा कर दीजिए, या सब में आप 5 पैसे से गुणा करके 100 से भाग करिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जब आप क्वेश्चन पढ़ते आते थे तो वहाँ ये कहा जाता था जितना उत्पादन होगा उस पर रॉयल्टी देंगे। यहाँ कह रहे हैं नहीं, जितनी बार 100 का उत्पादन होगा हम उतनी बार आपको 5 पैसे देंगे। तो पहले पूरे उत्पादन को 100 में कन्वर्ट करिए, फिर 5 पैसे रॉयल्टी मिलेगी। तो इसलिए यहाँ सब में हम 2 जीरो से क्या कर दें, समाप्त कर देते हैं, मतलब सब में 100 से भाग कर दिया हमने। ठीक है, अब ये कितना निकल के आ गया? 20,000। तो 20,000 में 5 पैसे से गुणा कर दिया, मतलब यहाँ पे रॉयल्टी कितनी दी जाएगी? 1,000। ठीक है, अगले में आ गया 30,000, 5 पैसे से वहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,500। यहाँ आ जाएगा 18,000। 18,000 में 5 पैसे से गुणा करते हैं
कितना आ जाएगा 900। 28,000 में 5 पैसे से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 1,400। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये निकल के आ गया ना। मैंने कैसे बता दिया कि पहले जितना उत्पादन हुआ है सब में आप 100 घन फीट से भाग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रति 100 घन फीट पे 5 पैसे रॉयल्टी देनी है। फिर भाग देने के बाद जो निकल के उसमें 0.05 से गुणा कर दीजिए, रॉयल्टी निकल के आ गई। और न्यूनतम किराया देने के लिए कितना कहा गया है? 1,200 रुपये। 1,200 रुपये, 1,200 रुपये। ठीक है, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा। श्यामलाल की ज़मीन लीजी को दिया कोई मिट्टी निकालने के लिए, और जब उन्होंने 20 लाख घन फीट, 30 लाख घन फीट, 18 लाख घन फीट, 28 लाख घन फीट मिट्टी निकाला, तो 100 घन फीट मिट्टी निकालने पर कितने पैसे रॉयल्टी दी जाएगी? 5 पैसे। तो पहले सब में 100 घन फीट से भाग कर दिया, फिर 5 पैसे से गुणा कर देंगे। तो 1200 न्यूनतम किराया देना था, 1,000 न्यूनतम किराया दिया, मतलब 200 कम दिया। 1200 न्यूनतम किराया देना था, 1500 दिया, 300 ज़्यादा दिया। 1200 न्यूनतम किराया देना था, 900 दिया, 300 कम दिया। 1200 न्यूनतम किराया देना था, 1400 दिया, ठीक है, 200 ज़्यादा दिया। 200, 300, 300, 200 बहुत खूबसूरत अमाउंट हैं, लेकिन देखिएगा कैसे रिकूव होता है। प्रत्येक वर्ष की यहाँ पर जितनी कमी होगी पट्टे के पहले 4 वर्षों में ही पूरा कर लेना है। पट्टा कब लिया? 95 में। तो 95, 96, 97, 98 पट्टे के यही पहले 4 साल है। 95, 96, 97, 98 मतलब यही आखिरी सूचना है। इसके बाद शार्ट वर्किंग को आगे नहीं भेजेंगे, यहीं तक समाप्त कर देना है। तो मैंने आपको 2 नियम बताए हैं, पहले अगले। जब पहले कहा हो तो पूरी शार्ट वर्किंग जुड़ते हुए जाती है, ख़त्म होगी, और जब अगले कहा हो तो हम एक एक कमी को लेके चलते हैं। यहाँ पहले 4 वर्षों में कहा मतलब जोड़ते हुए चलेंगे। पहले साल कमी हुई 200 और दूसरे साल ही 300 रुपये का फ़ायदा हुआ, तुरंत इस 200 की कमी इस 300 के फ़ायदे से पूरी कर दी गई। यहाँ कोई कमी बची ही नहीं। कमी थी 200, अगले साल 300 ज़्यादा दिया तो पुरानी कमी 200 वाली पूरी कर दिया। फिर अगले साल 300 की कमी हो गई। अब इस कमी को आखिरी साल 200 रुपये हमें मिला, उसको पूरा कर दिया। लेकिन पट्टे के पहले 4 साल समाप्त हो जा रहे हैं और अभी 300 की कमी में से हम केवल कितना पूरा कर पाए हैं? 200। कितनी कमी बाकी है? 100। उस कमी को हम कहाँ से ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे। और अब यही अमाउंट पेड का सूत्र होता है। अमाउंट पेड बराबर मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस शार्ट वर्किंग रिकूव्ड। ठीक है, तो अमाउंट पेड बराबर मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस शार्ट वर्किंग रिकूव्ड। तो अमाउंट पेड कितने रुपए? देखिए अमाउंट पेड कितने रुपए? मिनिमम रेंट 1200, सरप्लस कुछ नहीं, रिकूव कुछ नहीं, तो 1,200। यहाँ 1,200 सरप्लस 300, 1200 में 300 जोड़ेगा 1500, 200 घटेगा 1300। यहाँ 1200 सरप्लस कुछ नहीं, रिकूव कुछ नहीं, 1200। यहाँ 1200 सरप्लस 200 जुड़ेगा 1400, फिर से रिकूव 200 घटेगा, फिर से 1200। ठीक, देखिएगा बीच में 1300 आके आपका सीरियल गड़बड़ किया बैठा है। ये इतना तो क्वेश्चन अब बारीकी से यहाँ से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट तीनों यहाँ से आसानी से बन सकते हैं और उन्हीं पुराने नियमों पर बन सकते हैं। आपको यहाँ से बिल्कुल तनिक भी नहीं सोचना है। हाँ, सोचना है एक नई चीज़ के लिए, नजराना खाता भी आपको बनाना है। तो चाहें तो आप सबसे पहले नजराना बना सकते हैं, चाहें तो आप सबसे बाद में बना सकते हैं। चॉइस इज़ योर। ठीक है, चॉइस इज़ योर। तो हम एक काम करते हैं, मैंने अभी नजराने का जिक्र ही नहीं किया ना, क्वेश्चन में नजराना भी दिया था। तो मैंने ये कहा कि आपको खाते बनाने हैं, तो चलिए हम एक तरफ से पहले खाते बनाते हैं। ठीक है, जितना खाता हम पुराने नियमों पर बनाते हुए चले आए हैं पहले वो बना लेते हैं, फिर हम नजराना भी आपको सिखा देते हैं। तो सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट पहले लेजर इन द बुक ऑफ लीजी, लेजर इन द बुक ऑफ लीजी आप हेडिंग डाल दीजिएगा। तो रॉयल्टी अकाउंट,
लेजर इन द बुक ऑफ लीजी में हम सबसे पहले कौन सा बनाने चल रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए भाई लेजर इन द बुक ऑफ लीजी, और सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट। मैंने आपको बताया है रॉयल्टी अकाउंट बनाना बहुत ही आसान, बहुत बहुत आसान। डेट, ठीक, पार्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, फिर डेट, ठीक, फिर से पार्टिकुलर, और फिर से यहां क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट बनाना आसान कैसे बनेगा, हमें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने ये कहा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। हमने ये कहा रॉयल्टी अकाउंट बनाना आसान कैसे। रॉयल्टी अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी के कॉलम से बनता है, सिर्फ रॉयल्टी के कॉलम से। और जब भी आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाना हो, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल बनाते हुए हम चले जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचना। हर एक वर्ष का ऐसा ही बनता चला जाएगा। कैसे, आइए इधर देखिए। जब भी आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाना पड़े, सबसे पहले 31 दिसंबर 95 को खाते बंद हो रहे हैं। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, और यहाँ बनेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए रॉयल्टी थी, 1000 पहले साल, खाता बंद 1000 पहले साल, खाता बंद। आप चाहो तो वैसे खाता बंद करा करिए भैया, और चाहो तो वहीं डायरेक्ट आप डबल अंडरलाइन लगा के बंद कर देते, ये वाला ज़्यादा बेहतर होता है। 31/12/95, 1 साल का खाता बन के तैयार। हम दूसरे साल पे आते हैं, सिर्फ यही इतना याद रखना। अब जर्नल बनाने की ओर ना जाओ, अब डायरेक्ट लेजर बनाने की ओर आओ। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, जब भी आपको बनाना हो ऐसे ही आप बनाते हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31/12/96, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/12/96, ठीक। कितने रुपए रॉयल्टी दिया, 1500, खाता बंद 1500, इधर भी 1500, खाता बंद 1500, ठीक। फिर हम अगली साल आ जाते हैं 31/12/97, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/12/97, कितने रुपए, 97 में रॉयल्टी 900 रुपये, 900, खाता बंद डबल अंडरलाइन, ठीक, 900, यहाँ प्रॉफिट लॉस में 900, हिसाब बराबर चल रहा है। फिर हमने सीधा आपसे बताया ना कि जब भी रॉयल्टी अकाउंट बनाना हो सोचना नहीं, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल बनाते हुए चले जाएंगे। 31/12/98, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। कितने, 31/12/98, रॉयल्टी कितना दिया, 1400, 1400, यहाँ भी 1400, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1400, रॉयल्टी अकाउंट बन के तैयार। तो जब भी आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाना हुआ आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइए हम इधर दिखाते हैं। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, जिसे आप श्यामलाल अकाउंट कह सकते हैं। क्या कहेंगे, श्यामलाल अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड कौन है, श्यामलाल, श्यामलाल अकाउंट, ठीक है। श्यामलाल अकाउंट कैसे, देखिए। तो जब भी आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना हो, हमने और भी आसान उपाय बता रखा है, याद रखिएगा ये हमारे ट्रिक हैं। आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करके बेहतर आसानी से आप अकाउंट्स बना सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ बताया है कि लैंडलॉर्ड्स अकाउंट के लिए सबसे पहले इधर से हम शुरुआत करते हैं। 31/12/50, यहाँ पे पूरा आप सब कुछ लिख सकते हो। पार्टिकुलर,
अमाउंट, यहाँ पे डेट, यहाँ अमाउंट, यहाँ पे पार्टिकुलर और डेट। ठीक, कैसे? बाई रॉयल्टी अकाउंट, यहाँ मैंने बताया है बाई रॉयल्टी अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट के लिए हम बता रहे हैं बाई रॉयल्टी अकाउंट। और इधर हम आते हैं टू कैश अकाउंट। बाई रॉयल्टी अकाउंट, इधर हम आते हैं टू कैश अकाउंट। बोथ साइड आर इक्वल, दोनों पक्ष हमेशा बराबर होने चाहिए। और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं तो जिस भी तरफ कमी है उस तरफ हम शॉर्ट वर्किंग लिख देते हैं। बाई रॉयल्टी अकाउंट, इधर टू कैश अकाउंट, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं तो जिस भी तरफ कमी है उस तरफ हम शॉर्ट वर्किंग लिख के बराबर कर देंगे। कितने रुपए रॉयल्टी? 1000। रॉयल्टी के कॉलम में रॉयल्टी, कैश के कॉलम में अमाउंट पेड लिखा जाता है 1200। दोनों साइड बराबर नहीं दिख रहे, इधर कम दिख रहा है, तो जब इधर कम दिख रहा है तो उसे हम क्या लिख देंगे? बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। खाता बंद, दोनों पक्ष बराबर हो गए 1200। बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, बस सीधा सा फंडा है भाई कि बाई रॉयल्टी टू कैश, बाई रॉयल्टी टू कैश, दोनों पक्ष बराबर, जिस तरफ कम हो उस तरफ शॉर्ट वर्किंग लिख दो। अब अगली साल आते हैं 31/12/96। बाई रॉयल्टी, बाई रॉयल्टी अकाउंट, इस बार रॉयल्टी कितने रुपए है? 1500। ठीक, इधर हम आते हैं टू कैश अकाउंट। कैश में अमाउंट पेड लिखा जाता है तो 1300। इस तरफ कम है तो जिस तरफ कम है उस तरफ शॉर्ट वर्किंग लिख के हिसाब बराबर 200। बोथ साइड आर इक्वल 1500, 1500। ठीक, खाता बंद। आसानी से आपका 2 साल का खाता बन के तैयार हो गया। हम आते हैं 31/12/97 पर। बाई रॉयल्टी अकाउंट, बाई रॉयल्टी अकाउंट। ठीक, बाई रॉयल्टी अकाउंट 31/12/97 के लिए रॉयल्टी कितने रुपए दिया? 900। यहाँ आते हैं टू कैश अकाउंट। कैश में हम हमेशा अमाउंट पेड दिखाते हैं 1200। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। किस तरफ कमी दिख रही है? इस तरफ ना। जितनी कमी दिख रही है उतना शॉर्ट वर्किंग लिख के हिसाब बराबर कर देना है। 300, सारे पक्ष बराबर हो गए 1200, 1200। ठीक, 31/12/97। फिर हम आते हैं 31/12/98। बाई रॉयल्टी अकाउंट, बाई रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी कितने रुपए? 1400। यहाँ पे टू कैश, टू कैश 1200। कैश में हमेशा अमाउंट पेड लिखा जाता है। इस तरफ कम है तो जिस तरफ कम है उस तरफ शॉर्ट वर्किंग लिख के हिसाब बराबर। कितने रुपए कम है? 200। 1400 इधर भी, 1400 इधर भी। खाता बन के तैयार। कौन सा? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट भी बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आसानी से आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सीखना है और नजराना अकाउंट स्पेशली सीखना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। प्यारे दोस्तों, मैंने शुरुआत से आपको बताया है कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जहाँ जहाँ कॉलम में शॉर्ट वर्किंग मिला है उसी से बनेगा। इस कॉलम में शॉर्ट वर्किंग मिला है, इस कॉलम में शॉर्ट वर्किंग मिला है और इस कॉलम में शॉर्ट वर्किंग मिला है। जब इस कॉलम में शॉर्ट वर्किंग मिला उसके लिए हम टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं। ठीक, आप बड़े में पे लिख लीजिए भाई, इसके लिए हम टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं। ठीक, इस कॉलम में मिला है तो उसके लिए हम बाई लैंडलॉर्ड लिखते हैं और जब इस कॉलम में मिला है तो उसके लिए हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। और खाता बराबर करने के लिए हमें बैलेंस लगाना होगा।
तो आइए हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, और फिर उसके बाद डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखिए डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, सबके लिए हमें अलग अलग स्पेशली बनाना होगा। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। चलिए एक तरफ से हम आते हैं। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हम बनाते हैं। देखिएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनेगा। तो मैंने बताया ना, इन 3 कॉलमों में शॉर्ट वर्किंग अमाउंट है। तो जहाँ जहाँ शॉर्ट वर्किंग अमाउंट है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू लैंडलॉर्ड। चलिए 31/12/95, टू लैंडलॉर्ड्स, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कितने रुपए? 200। इधर नहीं है, इधर नहीं है, खाता बंद करेंगे, खाता बंद करेंगे। तो बोथ साइड आर इक्वल, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो इधर हम लिख देंगे बाय बैलेंस, इधर हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 200। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। इधर आते हैं अगले साल। पहले ये बैलेंस इधर ट्रांसफ़र होगा, 31/12/95 को जो था वो अगले साल 1/1/96 को यहाँ आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कितने रुपए? 200। अब हम दूसरे साल आते हैं। यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं, बल्कि यहाँ चुकाया गया। कितने रुपए? 200। जब यहाँ 200 चुका दिया तो उसे क्या लिखेंगे? बाय लैंडलॉर्ड, बाय लैंडलॉर्ड। ठीक, 200। दोनों साइड बराबर हो गए, कोई बैलेंस नहीं, यहीं पर इनकी कहानी ख़त्म। ठीक, ये 31/12/96 को हुआ। फिर हम अगली साल देखते हैं, ये ख़त्म हो गया था। अगली साल फिर देखते हैं, फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई। तो 31/12/97, टू लैंडलॉर्ड्स, फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई। कितने रुपए? 300। फिर इधर नहीं मिला, इधर नहीं मिला, खाता बंद करेंगे, खाता बंद करेंगे, 300। ठीक, यहाँ भी 300। इधर बाय बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 300 रुपये। ठीक, 31/12/97। अब ये बैलेंस इधर आएगा 1/1/98 को। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कितने रुपए? 300 रुपये। शॉर्ट वर्किंग हुई क्या? नहीं, चुकाया गया। कितने रुपए? 200 रुपये। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बाय लैंडलॉर्ड 200 रुपये। और 100 रुपये प्रॉफिट लॉस में भेजा जा चुका है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 100 रुपये। 31/12/98, 300 रुपये मिल के खाता बंद, 300 रुपये मिल के खाता बंद। ठीक है, ये इतना तो आपने आसानी से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना दिया। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट था, लेकिन इस क्वेश्चन में नजराना दिया गया है। तो जब नजराना दिया गया है तो यहाँ हालांकि केवल नजराना खाता बनाने को कहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कंप्लीट बात बताऊँ कि नजराना का जर्नल कैसे बनता और उसका खाता कैसे बनेगा। देखिएगा, तो मैंने अभी नजराना की डेफिनेशन आपको बताया कि जब नजराना दिया जाएगा तो हम नजराना के लिए जर्नल एंट्री क्या बनाने जा रहे हैं। नजराना के लिए हम जर्नल एंट्री क्या बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहले वर्ष पहले दिन जब नजराना दिया जाएगा तब क्या होगा? डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, LF, पार्टिकुलर, ठीक, और यहाँ पे डेट। तो सबसे पहले पहले साल
31/12/95 को कह सकते हो या 1 जनवरी को कह सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। 31/12/95 नहीं, 1 जनवरी 95 को, पहले साल पहले दिन दिया गया, अग्रिम 1 जनवरी 95 को नजराना दिया गया। तो जब नजराना दिया जाता है तो जर्नल एंट्री बनती है नजराना अकाउंट डेबिट टू कैश, नजराना अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि नजराना हमारे लिए खर्च होता है और कैश हमारे पास से जाता है। इन्होंने कितने रुपए नजराना के दिए थे? 3000 रुपये। कितने वर्ष का पट्टा है? 15 वर्ष का। तो 15 वर्ष के लिए 3000 रुपये नजराना दे दिया, मतलब 1 वर्ष के लिए कितने रुपए नजराना दे दिए? 200 रुपये। अब ये 200 रुपये हर साल प्रॉफिट लॉस में भेजे जाएंगे। कितने रुपए? अब 1 साल की एंट्री खत्म नजराना की, पहले साल पहले दिन नजराना दिया गया, उसको हमने दिखा दिया, तो नजराना अकाउंट डेबिट टू कैश, संपूर्ण नजराना दिखा दिया गया। अब हम हर साल नजराना रिकूप करते रहेंगे प्रॉफिट लॉस से 31/12/95। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट 1 साल के लिए बन गया। कितने रुपए हम रिकूप कर लेंगे? 200 रुपये। 1 वर्ष का बन गया। फिर हम 31/12/96 पे आएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट, यही काम हर साल होता चला जाएगा। फिर हम अगले साल आते हैं 31/12/97 के लिए आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट, ठीक। कितने रुपए? 200 रुपये हर साल रिकूप करते चले जाएंगे, 200 रुपये। लेकिन हम कितने वर्ष का बनाएंगे? प्रश्न में कितने वर्षों की सूचना दी गई है? 4 वर्षों की। तो हम केवल 4 वर्ष के लिए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट। 4 वर्ष के लिए नजराना खाता बन के ऐसे ही जर्नल एंट्री बन के तैयार हो गई। तो मतलब पहले साल हम कितने रुपए दिखाएंगे? नजराना की पूरी राशि दिखा दी जाती है। फिर जितने वर्ष के लिए नजराना दिया जाता है उससे हम भाग कर देते हैं। तो 1 वर्ष के लिए नजराना निकल के आ जाता है कि कितना प्रॉफिट लॉस से लिया जाएगा, और ये एंट्री बार बार हर साल होती रहेगी। खाता इसका कैसे बनेगा? तो जब नजराना का आप खाता बनाइएगा तो आइए हम नजराना अकाउंट आपको बताते हैं। तो जब भी आपको नजराना अकाउंट बनाना हुआ, ठीक है, जब भी आपको नजराना अकाउंट बनाना हो, नजराना अकाउंट, जब भी आपको नजराना अकाउंट बनाना, पहले भाई पूरा अपने अकाउंट बना लिया, फॉर्मेट, जी आपने ये फॉर्मेट बना के तैयार कर दिया, नजराना अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में नजराना अकाउंट ही बनाने को कहा था। पहले साल के पहले दिन 1 जनवरी 95 को नजराना दिया गया, तो टू कैश कितने रुपए? 3000 रुपये नजराना के दे दिए गए। 1 जनवरी 95 को पूरे 3000 रुपये नजराना के दे दिए गए, पहले साल का पहला दिन। फिर पहले साल का आखिरी दिन 31/12/95, नजराना के अपोजिट में क्या आया? प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए रिकूप कर लिए गए? 200। खाता बंद होगा, खाता बंद होगा 3000 से, इधर भी 3000 है ना, 200 निकल गया तो बैलेंस कितना बचा? 2800। ऐसे ही नजराना अकाउंट बनाते हुए चले जाएंगे। क्यों? मतलब ये कि 3000 रुपये कुल नजराना दिया ना, 1 साल में 200 रिकूप, अब अगले साल के लिए 2800 ट्रांसफ़र कर दिया। अब 1/1/96 को ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2800। अब फिर 31/12/96 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस फिर से कितने रुपए ले लिए गए? 200। खाता बंद 2800, इधर भी होना चाहिए 2800, 200 निकला, कितना बाकी? 2600 बाई बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये बैलेंस इधर आ जाएगा 1/1/97 को, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2600, और इधर फिर से वर्ष के अंत में 31/12/97 बाई प्रॉफिट एंड लॉस 200 रुपये।
फिर यहाँ 2600 बराबर होना चाहिए, 2600 बराबर होना चाहिए, 200 निकल गया, बचा कितना 2400 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस इधर आएगा 1198 को, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2400। यहाँ बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए 200, ठीक 200, 2400 ये है, इधर 200 निकल गया तो 2400 होना चाहिए, 2400 होना चाहिए, नहीं हुआ तो बाई बैलेंस 2400 में 200 निकल गया 2200, 31/12/98, ठीक। और आप चूँकि नजराना 15 वर्षों के लिए दिए हो, अभी केवल कितने वर्ष बीते हैं 4 वर्षों के बाद आपके नजराना के खाते में कितने रुपए बचे हैं 2200। और याद रखिएगा आगे कभी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें एडवांस रॉयल्टी कहा हो, सब कुछ यही होगा, जहाँ नजराना लिखा है वहाँ एडवांस रॉयल्टी लिख दिया जाएगा। तो मैंने कहा ना कि कभी कभी भूस्वामी कुछ राशि अग्रिम सलामी पगड़ी के रूप में लेता है, उसे ही नजराना कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और हाँ, आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।